दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं ट्रंकेटेड एंड डिस्टर्ब्ड एसएचएम। अगर एसएचएम कोई हो रहा है, उसके बीच के मोशन में कोई भी प्रकार का हम अगर डिस्टर्बेंस लाते हैं, तो इन दैट केस किस तरीके से हमारा मोशन पर इफेक्ट पड़ता है, वो चीज हमें निकालनी है। ठीक है, ये कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है। ठीक है, तो यहां पर मैं सारे के सारे जो है कंप्लीटली बेस्ड ऑन क्वेश्चंस में इसको डिस्कस करूंगा। तो एक एक करके देखो, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाला हूं। क्या है, मेरे पास एक नॉर्मल स्मूथ सरफेस पे एक मास लटका हुआ है, रखा हुआ है, जो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है दैट इज इक्वल्स टू के, और ब्लॉक के सामने मेरे पास एक दीवार है, परफेक्टली इलास्टिक दीवार है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है 1। वो जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू एल। नाउ द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड टू द लेफ्ट बाय 5L/3 and then released. Then find the time period of the oscillation. ठीक है, अच्छा, तो मान लो if no wall, तो सिंपल सी बात है, it is going to be an SHM of amplitude that will be equals to 5L/3, और हमारा जो ओमेगा आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू √ K/m। ठीक, बट आफ्टर मूव्ड टू द राइट by L, it will collide with wall। ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा दीवार के साथ कोलाइड करने वाला है। अच्छा, दीवार के साथ कोलाइड करने पर क्या होगा? दीवार के साथ कोलाइड करने पर क्या होगा, ध्यान देना, स्पीड रिमेन्स same, but direction gets reversed। डायरेक्शन जो होगा वो हमारा रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है। सो अब अगर मैं इसको फेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहूं, तो दोस्तों ध्यान दो, मेरे पास फेजर किस तरीके का बनने वाला है। नाउ दिस इज माय एक्स एक्सिस। तो मेरे पास जो फेजर होगा वो मेरा बेसिकली एक 5L/3 रेडियस का सर्कल बनेगा। मेरा जो फेजर बनेगा उसमें एक 5L/3 का रेडियस का सर्कल बनेगा। ना सब कुछ बढ़िया चलेगा। T = 0 पर पार्टिकल हमारा ये वाले एक्सट्रीमिटी पे था, और ओमेगा के साथ चलना चालू किया, इस तरीके से गोल गोल घूमना चालू किया। बट ट्राई टू रियलाइज, जब मेरे पास ये x = L पर आएगा, ये पार्टिकल यहां पर x = L पर आते ही इसका वेलोसिटी राइट नाउ उस इंस्टेंट पे टुवर्ड्स राइट है। जैसे ही कोलाइड करेगा उसी पोजीशन में टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा, एंड फिर यहां से ये ओमेगा से घूमना चालू करेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कॉलिजन पे हमारा बाकी ओमेगा पर तो कोई इफेक्ट जो है वो हमारा नहीं पड़ने वाला है। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है, एनर्जी हमारा कंजर्व होगा, वापस ये 5L/3 पर पहुंचेगा। तो ध्यान दो, बेसिकली जो हुआ है
this part of phasor, this part of phasor is truncated, यानी कट गया है। सो अगर मैं ध्यान दूं कितना एंगल टोटल इसको ट्रैवल करना पड़ा है, ये वाला एंगल अगर मेरा फाई है तो बाय सिमेट्री इधर वाला एंगल भी तो मेरा फाई है। दिस इज एल, ये मेरा फाई है तो ये फाई है, दिस इज एल, दिस इज 5L by 3, तो साइन फाई will be equals to 3 by 5, यानी 5 will be simply equals to 37 degree. So total angle covered in phasor मेरे पास कितना आ जाएगा? ये 90 तो कवर किया है, यहां पर भी 90 कवर करेगा और यहां पर केवल 5 करेगा, यहां पर केवल 5 करेगा। सो 90 डिग्री इंटू 2 प्लस 2 इंटू 37 डिग्री, सो 180 डिग्री प्लस 74 डिग्री, सो दैट विल कम आउट टू बी 254 डिग्री। ठीक है। So now 360 डिग्री का रोटेशन में टाइम जो लगता है दैट इज टी। सो 254 डिग्री के रोटेशन में टोटल टाइम जो लगेगा 254 by 60 t, एंड दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। तो यहां पर अगर मैं कंप्यूट करूं, सो दैट विल बी 127 by 180 t, 127 by 180 t, यानी सिंपली हमारे पास आ जाएगा जो टोटल टाइम ऑफ मोशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 254 pi by 180 omega second. So that is going to be the total time of the motion. T तो मेरा 2 pi by omega है, so called, जो proper time period होता, and this is the time that is going to be taken. तो दोस्तों, that is the introductory concept towards truncated SHM. ठीक है। अब एक exactly similar concept जो है वो angular SHM में करके देखते हैं। ओके दोस्तों, तो मेरे पास एक ये वाले पॉइंट से एक सिंपल पेंडुलम जो है वो हमारा हिंज्ड है। जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो मेरा L है, G दिखा हुआ है। ये एक तरफ मैंने इसको अल्फा एंगल से खींचा, ठीक है, और मैंने इसको छोड़ दिया। दूसरी तरफ मेरे पास एक इलास्टिक दीवार है, जो दीवार का इंक्लिनेशन है वर्टिकल से वो है मेरा बीटा। बीटा का वैल्यू जो है वो मेरा अल्फा से कम है। तो सवाल यहां पर ये है जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो हमारा कितना होने वाला है। ठीक है, तो किस तरीके से हम निकालेंगे इसको? अच्छा ध्यान दो, ये हमारा अल्फा है, तो जो हमारा जनरल एम्पलीट्यूड ऑफ SHM होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू L अल्फा। ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड जो हमारा टाइम पीरियड होगा T, वो होगा मेरा 2 पाई अंडर रूट L बाई G। नाउ ये वाला बॉल जो है वो मेरा स्विंग करते हुए यहां पर पहुंचेगा जब, तो जस्ट लाइक वहां पर जो दीवार का काम था, यहां का जो स्पीड v इस तरफ था उसको इमीडिएटली ऑल्टर करके इस डायरेक्शन में कर देगा।
एंड ध्यान देना यहां पर जो मेरा x का वैल्यू है, x will be equals to minus L beta. So now if I draw the phasor, this is my x. तो फेजर जो होगा उसका रेडियस एक्चुअल में जो होगा दैट विल बी L alpha. It will start from this extreme और इस तरीके से चलता रहेगा ओमेगा से, और जब ये एल बीटा डिस्टेंस पर आएगा वहां पर इसने यहां से यहां पर तुरंत एक जंप मारेगा और इतना पार्ट ऑफ जो हमारा फेजर है दैट इज गोइंग टू गेट ट्रंकेटेड. सो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल मेरा थीटा है, तो साइन थीटा विल बी एल बीटा बाई एल अल्फा, बीटा बाई अल्फा. सो थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स बीटा बाई अल्फा. ये मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, एंड जो यहां पर होगा वो एग्जैक्टली यहां पर भी तो होगा. सो सिंपल सी बात है, टोटल एंगल कवर्ड जो कुल मिला के मेरा वो एंगल कवर करेगा 90 प्लस 90 प्लस 2 थीटा, यानी दैट विल बी पाई प्लस 2 थीटा. ठीक है, तो जो मेरा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा पाई प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 2 पाई बाई ओमेगा. सो पाई प्लस 2 साइन इनवर्स बीटा बाई अल्फा डिवाइडेड बाई ओमेगा, यानी अंडर रूट L बाई G. So that is going to be the total time that is going to be taken. Okay? Okay दोस्तों, अगला देखते हैं. ये डिस्टर्ब एसएचएम का कॉन्सेप्ट है. क्या है मेरे पास? एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है. इस पे ब्लॉक का मास है स्मॉल m और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है मेरा k. ये वाला ब्लॉक को मैंने x नॉट से राइट पर खींचा और रिलीज किया. जब मेरा ब्लॉक मेन पोजीशन से x नॉट बाई 2 दूरी पर आया, वहां पर मैंने उसके ऊपर एक दूसरा स्मॉल m का ब्लॉक को जेंटली रख दिया, बस जेंटली रख दिया, दैट्स इट. अच्छा, ये वेरी रफ है और फ्रिक्शन इतना ज्यादा है जो कि दोनों के बीच का रिलेटिव स्लिपिंग प्रैक्टिकली इंस्टेंटली हमारा स्टॉप हो जाता है. ये चीज हम एज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, तो सवाल ये है जो अब जो मेरा कंबाइंड मास है वो मेन पोजीशन पर कब पहुंचेगा और लेफ्ट एक्सट्रीम पर कब पहुंचने वाला है, ये मेरा यहां पर इंपॉर्टेंट सवाल है. ठीक है, अच्छा, जो मेरा ओरिजिनल एम्पलीट्यूड होगा, ध्यान देना, माय ओरिजिनल एम्पलीट्यूड वाज x नॉट और जो मेरा ओमेगा था दैट वाज अंडर रूट k बाई m. ठीक है, अच्छा, न्यू ओमेगा क्या होगा? न्यू ओमेगा अंडर रूट k बाई 2m आएगा, दैट्स फॉर श्योर. ठीक है, अच्छा, बिफोर
block was put velocity of m मान लो था हमारे पास v। अरे वो कैसे निकालेंगे हम लोग? एनर्जी कंजर्वेशन से, ठीक है, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन से। इनिशियली हमारे पास पूरा ही स्प्रिंग था, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ के एक्स नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज हाफ ऑफ गॉन, तो एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 3k x naught square by 4. Before the block was put, the velocity of m was v, तो mv स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास ये था, ठीक है। तो मेरे पास v का जो वैल्यू हो जाएगा that v will be simply equals to under root 3k x naught square by 4m. So ध्यान देना एक इंपॉर्टेंट बात, स्प्रिंग कैन नॉट प्रोवाइड एनी impulsive force, ठीक है। तो जब मैं जिस इंस्टेंट पे ब्लॉक को रखूंगा तो वो दोनों ब्लॉक को सिस्टम मानते हुए जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होगा। सो लीनियर मोमेंटम of two block system will be conserved. Linear momentum of two block system will be definitely conserved. ठीक है। अच्छा, अगर linear momentum कंजर्व हो रहा है तो मैं इसके मतलब और क्या बोल सकता हूं? जो ऑब्वियस सी बात है, जो 2m इंटू वी डैश होगा दैट विल बी m इंटू वी, तो वी डैश जो होगा दैट विल बी v बाई 2 अंडर रूट 3k x नॉट स्क्वायर बाई 16m. सो दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। जो कंबाइंड सिस्टम मेरा बनने वाला है, यानी मेरे पास राइट नाउ सिनेरियो कुछ इस प्रकार से है। अगर हम ध्यान दें तो ये मेरा स्प्रिंग है और अब इसके साथ मेरा 2m का ब्लॉक लग गया है। ये जो सेपरेशन है दैट इज x नॉट बाई 2, और यहां पर इस वाले का कंबाइंड सिस्टम का स्पीड जो है वो है मेरा v डैश। ना अब जब ये लेफ्ट पर कॉम्प्रेशन पर आएगा, मान लो ये डिस्टेंस है मेरा a, तो अब तो मैं इसमें वापस एनर्जी कंजर्व कर सकता हूं। तो नया एम्पलीट्यूड को अगर मैं a बोलता हूं तो फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू राइट नाउ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ 2m into v dash square. So 1 by 8 k x naught square m into v dash square यानी m into 3k x naught square by 16m. ठीक है। सो मेरे पास आ जाएगा
हाफ के ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं अगर देखूं यहां पर आ जाएगा 5k एक्स नॉट स्क्वायर बाई 16, के गॉन, तो a का वैल्यू हो जाएगा √5/8 into x naught. So that is going to be the new amplitude, right? अब फेजर बना लो। सुनो, अब अगर मैं ये नया वाला फेजर बनाऊंगा आफ्टर डिस्टर्बेंस, जो मेरा फेजर बनेगा, द पोजिशन इज, ये मेरे पास है √5 बाई 2√2x0, और पार्टिकल इनिशियली जहां पर है दैट इज एट x0/2। ठीक है, तो मेन पोजीशन में आने के लिए इसको जो टोटल एंगल कवर करना पड़ेगा, ध्यान देना ये मेरा नया ओमेगा से जा रहा है, ये अब मेरा नया ओमेगा से जा रहा है। मेन पोजीशन पे आने के लिए फाई एंगल कवर करना पड़ेगा, साइन फाई दैट इज इक्वल्स टू x0/2 divided by √5 by 2√2x0, that is a √2/√5, तो phi equals to sin inverse √2/5। ये मेरा phi कवर करना पड़ेगा, एंड ओमेगा जो है वो तो मेरे पास आ गया है k/√k/2m, तो मेरे पास t जो होगा that will be phi by omega nu, so that will be √2m/k sin inverse √2/5. So that is the time that is going to be taken to reach mean position. ठीक है, और लेफ्ट एक्सट्रीम पहुंचने के लिए जो हमारा एंगल कवर करना पड़ेगा, बस π/2 हम लोग यहां पर ऐड कर देंगे, और बाकी कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। बाकी तो सिंपल जो एनालिसिस किए हैं वो एनालिसिस पूरी तरीके से वैलिड रहेगा। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टर्ब्ड एसएचएम, जहां पर एसएचएम को हमने बीच में छेड़ाछाड़ी करने पर हमारा जो मोशन था वो मोशन का एम्पलीट्यूड ही बदल गया, ओमेगा बदल गया, जिस कारण पे हमारा फेजर ही कंप्लीटली डिफरेंट बन चुका है। तो मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गया है। ठीक है, मैंने मेन पोजीशन का निकाल दिया हूं, एक्सट्रीम का निकाल दो, कुछ करना नहीं है, बस वो π/2 प्लस साइन इनवर्स लिख दो, देन यू आर डन। ओके दोस्तों, यहां पर देखो दो हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, जी हमारा इस डायरेक्शन पर है ना, एक को मैंने अल्फा एंगल पे ले गया और दूसरे को मैंने बीटा एंगल पे ले गया, और दोनों को लेंथ के परपेंडिकुलर मैं थोड़ा सा वेलोसिटीज दे दिया v1 और v2। ठीक है, अल्फा बीटा v1 v2 सब स्मॉल है, यानी सिंपल पेंडुलम का एजम्पशन कहीं पर नहीं टूट रहा है, वो हमारा एजम्पशन रहेगा। ठीक है, यानी v1 देने के बाद भी वो एंगल का स्विंग जो है फाइनल, वो तो हमारा कितना, वो फाइनली तो हमारा 6 डिग्री के अंदर ही रहने वाला है। तो सवाल ये है किस टाइम पे ये दोनों पार्टिकल्स हमारा मीट करेगा, यानी दोनों का स्ट्रिंग जो है वो हमारा सेम जगह पर आ जाएगा, वो चीज हमें देखना है। ठीक है, सो किस तरीके से एनालाइज करेंगे? अच्छा, ऑब्वियसली ध्यान देना, अल्फा और बीटा इनके एंगुलर एम्पलीट्यूड्स तो नहीं है डेफिनेटली। ठीक है, सो मान लो इसका जो
एंगुलर एम्पलीट्यूड है दैट इज इक्वल्स टू θ1, और इस वाले का जो हमारा एंगुलर एम्पलीट्यूड है दैट इज इक्वल्स टू θ2। भूल जाओ इस वाले को, पहले राइट वाले को भूल जाओ, ठीक है। अच्छा, राइट वाले को अगर मैं पूरी तरीके से भूल जाता हूं तो इन दैट केस ये अल्फा वाले पोजीशन से V1 पर है, यानी ध्यान दो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहां पर से अगर मेरा V1 अल्फा पोजीशन पर यहां पर V1 है तो ये राइट हैंड साइड में फाइनली θ1 एंगल पर स्विंग करेगा, ठीक है, θ1 एंगल पर स्विंग करेगा। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट को अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का लेवल मान लेता हूं तो मेरे पास ये वाले पॉइंट पर mgL1, दोनों का मास जो है वो mm मान लो कुछ, mgL1 सॉरी L इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा प्लस हाफ m V1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू mgL 1 माइनस कॉस θ1, ठीक है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, G2 GL साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस V1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 GL इंटू साइन स्क्वायर θ1 बाई 2। बट अल्फा एंड थीटा स्मॉल तो मैं लिख सकता हूं डेफिनेटली GL अल्फा स्क्वायर बाई 2 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 GL θ1 स्क्वायर बाई 2, 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा पहले वाले का जो θ1 आ जाएगा that θ1 will be simply equals to under root alpha square plus V1 square by GL, ठीक है। ये मेरे पास θ1 आएगा। एंड सिमिलरली θ2 जो है that will come out to be equals to under root बीटा स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर बाई GL, ये मेरे पास आ जाएगा θ1 एंड θ2, ठीक है, राइट। तो दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो मेरे पास आ चुका है, ठीक है। सो लेफ्ट वन का जो मेरा फेजर होगा उसका ए में लूंगा L इंटू θ1 और ओमेगा जो होगा वो मेरा अंडर रूट G बाई L ही रहेगा। ओमेगा पे तो कोई बदलाव नहीं होता है ये सब के लिए, क्योंकि यहां पर तो हमारे पास नॉर्मल सिंपल पेंडुलम है, ना G पे छेड़ रहा हूं ना L पे छेड़ रहा हूं, ये तो मेरे पास सिंपली अंडर रूट G बाई L ही रहने वाला है, ठीक है। एंड जो मेरा राइट वाले का फेजर होगा A2 will be L θ2, ओमेगा मेरे पास वही आएगा अंडर रूट G बाई L। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गया है। सो
अब अगर मैं इस पे फेजर डायग्राम पे जाऊं, इसको दोनों में से कोई एक बड़ा है मान लेता हूं, वो तो मुझे पता नहीं है। ये मेरा मान लो L-θ1 का फेजर है, और जो मेरा दूसरा फेजर है मान लो है L-θ2 का। नाउ जो पहले वाले फेजर पे है पार्टिकल मेरे पास है, कहां पर? ये डिस्टेंस जो है वो है मेरा L अल्फा, और ये मेरा इस तरीके से ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और दूसरा वाला पार्टिकल जो है वो भी तो मेरा ओमेगा से इस तरीके से रोटेट कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा L बीटा। अगर हम यहां पर ध्यान दें, ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है। सॉरी, अल्फा बीटा नहीं, सॉरी 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 सॉरी, कुछ और मान लेता हूं, इसको फाई मान लो, फाई 1, और यहां पर जो एंगल है मान लो वो है फाई 2। ये मेरा फाई 1 है और ये मेरा फाई 2 है। ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा साइन फाई 1 आएगा that will be equals to L alpha by L-θ1, that is alpha by θ1। θ1 का वैल्यू यहां से हमें पुट करना पड़ेगा, उसको मैं पुट नहीं कर रहा हूं, बिना मतलब की गंदगी है, भावनाओं को समझो। तो मेरे पास से फाई 1 जो आएगा that will be sin inverse alpha by θ1, और दूसरा जो मेरे पास फाई 2 आएगा वो आ जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स बीटा बाई θ2। और दोनों के बीच का जो नेट एंगल है वो है मेरा फाई 1 प्लस फाई 2, और जो रिलेटिव ओमेगा है वो है मेरा 2 ओमेगा। जो मेरा रिलेटिव ओमेगा है वो मेरे पास आएगा 2 ओमेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मेरे पास टाइम आएगा दैट विल बी सिंपली फाई 1 प्लस फाई 2 अपॉन 2 ओमेगा। सो दैट विल बी साइन इनवर्स अल्फा बाई θ1 प्लस साइन इनवर्स बीटा बाई θ2। ओमेगा का वैल्यू जो है दैट इज इक्वल्स टू सिंपली कितना, अंडर रूट जी बाई एल, तो बाई 2 इंटू अंडर रूट एल बाई जी। तो आफ्टर दिस टाइम द टू पार्टिकल्स आर गोइंग टू मीट। तो हम लोग किस तरीके से नया फेजर जो बना रहे हैं उस बात को रियलाइज करने का कोशिश करो। मैं और एक इस प्रोफाइल का दिखा रहा हूं, ध्यान दो, ठीक है। यहां पर क्या है मेरा, इस वाले पे मेरे पास एक सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ये मेरा G है, M इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इट इज नाउ further pulled down by x
and released. Further pulled on by x and given a velocity v downward. मैंने इसको फर्दर x से पुल किया और उसके बाद उसको मैंने एक v डाउनवर्ड वेलोसिटी जो है वो मैंने दे दिया. तो कैलकुलेट द टाइम it takes to reach mean position again. ठीक है. So that is the scenario that we have to understand. तो मान लो let the new amplitude is equals to a. Obviously बात है एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं, that is always obtained regarding the mean position. That is always obtained regarding the mean position. ठीक है. So now अब हम लोग यहां पर क्या देख सकते हैं, जो पोजीशन मेरे पास है यहां पर मैंने डाउनवर्ड वेलोसिटी दिया v. स्प्रिंग का जो इलोंगेशन हो रखा है वो हो रखा है मेरा x डॉट प्लस एक्स. यहां पर इस पोजीशन पे मैंने डाउनवर्ड वेलोसिटी v दिया और फाइनली जब ये मेरा स्टॉप होगा तो स्प्रिंग का इलोंगेशन हो जाएगा x नॉट प्लस ए. दैट इज द एम्पलीट्यूड. ठीक है. सो यहां से यहां पर जब वो गया है तो मैं क्या लिख सकता हूं, इनिशियल स्प्रिंग एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का लेवल में यहां पे 0 मान रहा हूं, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज हाफ के एक्स नॉट प्लस ए स्क्वायर. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी यहां पर 0 है और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी minus mg a minus x. That is simply I can write. So now let's see. हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर वो वाला टर्म तो मेरे पास कट जाएगा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स नॉट एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स नॉट ए प्लस हाफ के ए स्क्वायर माइनस एम जी ए प्लस एम जी एक्स. ऑब्वियसली बात है के का कुछ वैल्यू देना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है. मैं इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, उस पर हम ए निकाल लेंगे, वैल्यूज वगैरह दिया हुआ होगा तो वो हम निकाल लेंगे. तो हमारे पास जो रिलेवेंट इक्वेशन होगा हाफ के ए स्क्वायर प्लस ए इंटू के एक्स नॉट माइनस एम जी प्लस एम जी एक्स. ठीक है. एम जी एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स नॉट एक्स प्लस हाफ एम माइनस हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. और ये वाले चीज से सिंपली फाइंड ए. ये वाला जो इक्वेशन है यहां से ए फाइंड आउट कर लो, और एक बार ए जब हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर हमारा ए का फेजर बनेगा.
यहां पर हमारा ए का फेजर बनेगा, राइट। एंड वहां पर पार्टिकल जो है वो मीन पोजीशन से राइट नाउ दूर जा रहा है, तो ये डिस्टेंस x है, तो पार्टिकल मेरा यहां पर है, ठीक है, और इस तरीके से रोटेट कर रहा है ओमेगा, ठीक है, इस तरीके से रोटेट कर रहा है ओमेगा से, या फिर ऊपर दिखा कि इस तरफ भी दिखा सकते हो, डजंट मैटर, वो तो सेम ही चीज है, हम पहले ही बातचीत किए हैं। एंड जो हमारा ओमेगा का वैल्यू है दैट इज k/m सिंपली, वही तो आएगा, ठीक है। एंड यहां पर जो हमारा एंगल होगा, दिस एंगल विल बी फाई। सो जो हमारा टोटल एंगल कवर करना पड़ेगा दैट विल बी इक्वल्स टू पाई माइनस साइन इनवर्स x/a। तो जो हमारा टाइम लगेगा t दैट विल बी θ/ω। ओके दोस्तों, हमारे पास एक पार्टिकल है मोशन पे, जिस पार्टिकल का फोर्स जो है दैट इज -mn² x वेक्टर, एम्पलीट्यूड जो है उसका है 15 सेंटीमीटर। जब पार्टिकल x इक्वल्स टू √3/2 था, इट गेट्स अ ब्लो एंड गेन्स अ वेलोसिटी v इक्वल्स टू na, additional velocity v away from o is the main position, then find the time to reach the main position again, ठीक है। सो किस तरीके से करेंगे? अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू n² x, तो ओमेगा जो है दैट इज इक्वल्स टू n, ओमेगा जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू n, ठीक है। अच्छा, व्हाट विल बी द वेलोसिटी? यहां पर जो हमारे पास पार्टिकल का मोशन होगा उसके बारे में अगर मैं ध्यान दूं, तो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। सो इनिशियल फेजर के बारे में अगर मैं देखूं तो सॉरी, मैंने यहां पे थोड़ा सा गलत लिख दिया हूं, √3/2a, सॉरी, यहां पर ये a है, ये डिस्टेंस जो है वो है मेरा √3a/2, वो है मेरा √3a/2। तो मेरे पास जो ये फाई आएगा, तो साइन फाई इज √3/2, तो फाई मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी π/3, ठीक है। तो v जो हमारे पास आ जाएगा वो मेरा इस डायरेक्शन पे होगा, दैट विल बी a ओमेगा cos फाई। तो मेरे पास ओमेगा जो है दैट इज सिंपली इक्वल्स टू n, तो n a/2, ये मेरा ओरिजिनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, ठीक है। तो मेरे पास जो नया वेलोसिटी आ जाएगा v न्यू, वो कितना आ जाएगा? 3na/2, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू 3na/2, राइट। अच्छा, यहां पर अब बात इतनी सी है, जो व्हाट इज गोइंग टू बी द न्यू एम्पलीट्यूड। तो नया एम्पलीट्यूड निकालने के लिए पहले मुझे सिस्टम का एनर्जी जो है वो एनर्जी मुझे सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। उस पॉइंट का मुझे वेलोसिटी मालूम है, दैट इज इक्वल्स टू na, राइट। अच्छा, बिफोर द ब्लो
V max was equals to Na। तो पोटेंशियल एनर्जी जो वहां पर होगा दैट विल बी हाफ m Na स्क्वायर माइनस हाफ m Na बाई 2 का स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा 8 4 3 बाई 8 m n स्क्वायर स्क्वायर। ये मेरा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो न्यू टोटल एनर्जी जो होगा दैट विल बी 3 बाई 8 m n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस हाफ m 3 na बाई 2 का होल स्क्वायर। तो मेरे पास ये हो जाएगा 9 बाई 8। तो 9 मतलब हो जाएगा 12 बाई 8 यानी 3 बाई 2 m n स्क्वायर ए स्क्वायर। ये नया टोटल एनर्जी है, राइट। एंड ये जो मेरा नया टोटल एनर्जी है, क्या इससे मैं इसका एम्पलीट्यूड निकाल सकता हूं? ध्यान दो, ओमेगा पे तो हमारा हाथ नहीं लगने वाला है। ओमेगा जो है वो तो हमारा फिक्स ही रहेगा, राइट। वो तो हमारा एन है, उस पर तो कोई भी चीज का हाथ नहीं है। सो हाफ m a डैश स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड। ये मेरा काइनेटिक एनर्जी है। वो जो मेरा टोटल एनर्जी है वो एम्पलीट्यूड वाला पोजीशन पे, जो हमारा मीन पोजीशन है वहां पर मैक्सिमम हो जाएगा काइनेटिक, यानी पूरा ही काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 3 बाई 2 m n a स्क्वायर m इज गॉन, 2 इज गॉन। ओमेगा तो मेरा n स्क्वायर ही है, तो ये वाला टर्म भी गया। तो a डैश इक्वल्स टू √3a, तो 15√3 सेंटीमीटर। सो अब जो मेरा पोजीशन बनेगा, नया मेरा जो फेजर बनेगा, उस नया फेजर के ऊपर ध्यान दो। ये वाला पार्टिकल जो है वो मेरा कहां पर है? √3 यानी 15√3 बाई 2 पर, और ये एम्पलीट्यूड आ गया है 15√3। तो ये वाला अगर मेरा थीटा है तो थीटा विल बी सिंपली इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो मीन पोजीशन पे इसको वापस लाना है, तो मीन पोजीशन पे वापस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां से ऐसे घूम के वापस यहां पर आएगा, तो हमारे पास अल्फा जो आएगा दैट विल बी 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। सो 5 पाई बाई 6। ओमेगा तो हमारा अभी भी n ही है, तो वापस मीन पोजीशन पे आने के लिए जो टाइम लगेगा दैट विल बी अल्फा बाई n, 5 पाई बाई 6n। So that is the time at which it will again reach the mean position. Okay? Okay दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक इलास्टिक कॉर्ड है और इलास्टिक कॉर्ड के साथ एक मास m जो है वो हमारा लटका हुआ है। जी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है। वो इस तरह, उसका जो इलास्टिक मॉड्यूलस है वो इस तरीके से है, जो कि इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 2 times द नेचुरल लेंथ दैट इज गिवन टू अस। ठीक है, नेचुरल लेंथ हमारा L है। द स्ट्रिंग इज नाउ वर्टिकली पुल्ड डाउन till its length becomes 4 times the natural length, and then at that point it is let go. Then we have to find the time period of oscillation. We have to find the time period of oscillation. वो हम किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, अच्छा
इलास्टिक कॉर्ड जानते ही एक बात ध्यान देना, इलोंगेशन पे बिल्कुल स्प्रिंग की तरह ही बिहेव करता है। कॉम्प्रेशन जो है वो उसका नहीं हो सकता है, कॉम्प्रेशन पे वो तुरंत जो है वो हमारा स्लैक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो मान लो है हमारा K। ठीक है। सो नेचुरल लेंथ L है, 2 टाइम्स उसका इक्विलिब्रियम लेंथ है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लिख सकते हैं K इंटू L इक्वल्स टू mg। तो मेरे पास K का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी mg बाई L। ठीक है। अच्छा, ये इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो मैं इसका पूरा मार्क कर रहा हूं जब मैं फाइनली खींच रहा हूं। तो ये वाला लेंथ जो है वो ध्यान देना, दिस इज माई 4L। यहां पर इसका नेचुरल लेंथ जो बैठा हुआ है वो मेरा L पे बैठा हुआ है, और जो मेरा इक्विलिब्रियम लेंथ बैठा हुआ है वो मेरा 2L पे बैठा हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली मैं इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन से अगर मैं देखूं तो मैंने फर्दर 2L इलोंगेट किया, तो एम्पलीट्यूड जो होना चाहिए दैट विल बी 2L, और ओमेगा जो हमारे पास आएगा अंडर रूट K बाई M, दैट विल बी अंडर रूट G बाई L। ठीक है, दैट विल बी अंडर रूट G बाई L। समझ में आया नहीं आया? सो ध्यान देना, ये छोड़ूंगा तो ऊपर जाएगा कोई दिक्कत नहीं, और ऊपर जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बट कॉर्ड बिकम्स slack when it attains its natural length। जब कॉर्ड अपना नेचुरल लेंथ को रिगेन करेगा तो वहां पर जो है वो हमारा स्लैक हो जाएगा। तो अगर मैं फेजर से पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, ये हमारा एक 12 का फेजर है जिसका ये वाले एक्सट्रीम से मोशन होना चालू हुआ है विथ दैट ओमेगा, बट यहां पर जब x इक्वल्स टू L होगा ये वाला पार्ट डेफिनेटली हमारा एनालाइज होने वाला ही नहीं है। दिस पार्ट हैज टू बी ट्रंकेटेड। ये वाला पार्ट को हमें डेफिनेटली ट्रंकेट जो है वो तो हमें करना ही पड़ेगा। उसके बाद यहां पे L पे आने के बाद जो भी हमारा वेलोसिटी होगा उस पे सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। ऊपर जाएगा, एक पॉइंट पे रुकेगा, वापस आएगा, फिर वापस खींच के यहां तक लेकर आ जाएगा। लॉस तो कहीं पर नहीं है, तो वापस इस वाले पॉइंट पे वो फेजर को एंटर करेगा एंड फिर यहां से वो उतना ही ओमेगा के साथ घूमते हुए हमारा यहां पर पहुंचने वाला है। तो यहां पर अगर मैं एंगल देखूं, सो दिस इज L, दिस इज 2L, तो थीटा जो है वो मेरे पास है 30 डिग्री। तो एंगल इन फेजर
180 डिग्री तो हमारा होगा ही होगा, ये वाला प्लस 60 डिग्री, दैट इज 240 डिग्रीज। ठीक है, नाउ यहां पर मेरे ये 240 डिग्रीज है, यानी मेरे पास दैट विल बी इक्वल्स टू 4π/3। ये हमारा एंगल इन फेजर है। ठीक है, सो टाइम इन SHM that will be simply equals to 4π/3 divided by omega. So that will be equals to 4π/3 into root over G/L. Sorry, L/G. SHM का टाइम पीरियड, जो जितना पार्ट SHM का हो रहा है उतने पार्ट का जो टाइम पीरियड होगा वो तो हमारा होगा 4π/3 √L/G। बट नेचुरल लेंथ पे आने के बाद इसका वेलोसिटी बन जाएगा v। वो मैं कैसे निकालूंगा? तो अब जो मेरा गेम है वो पूरा का पूरा मेरा रहेगा इन फाइंडिंग v। कुछ भी करके हमें v जो है उसी को तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे। तो हाफ के इलोंगेशन जो था वो मेरा 3L² था। काइनेटिक तो 0 था और मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को भी यहीं पर 0 ले लिया। दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv²। नेचुरल लेंथ पे आ गया तो स्प्रिंग का तो हमारा 0 हो गया, लेकिन यहां से यहां तक के सफर में पोटेंशियल एनर्जी का भी तो राइज होगा, दैट विल बी 3mgl। सो 9L²/2 k का जो वैल्यू है दैट इज mg/L minus 3mgl, that is equals to half m into v²। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी 3mgl/2 half mv²। तो v मेरे पास यहां पर आ जाएगा √3gl। तो इतना वेलोसिटी के साथ ये मेरा अपवर्ड डायरेक्शन पर प्रोजेक्ट होने वाला है। और इस पे ध्यान देना, सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। और ये v से ऊपर जाएगा तो वापस ये v से ही ये वाला पोजीशन को हिट करने वाला है। तो मैं सिंपली ये वाला जो टाइम वाला पार्ट है उस पर मैं लिख सकता हूं -v इक्वल्स टू v माइनस GT2 2v/g। ये मेरे पास आ जाएगा 2v/g। तो टोटल जो टाइम पीरियड आएगा सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2/g √3gl plus 4π/3 √L/g √L/g 2√3 plus 4π/3। This is going to be the time period of the motion. Okay? ओके दोस्तों, क्या क्वेश्चन है देखो, ध्यान दो। मेरे पास यहां पर एक 2L लेंथ का टोटल स्पेस है, राइट? ठीक है, दोनों बहुत ज्यादा थिन ब्लॉक्स है और वो दोनों जो है वो हमारा दो स्प्रिंग्स के साथ लगे हुए हैं एज शोन। स्प्रिंग कॉन्स्टेंट्स है K and 2K एंड मास ऑफ द ब्लॉक्स है 2m and m। ठीक है, दोनों स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ जो था वो हमारा L था एंड स्प्रिंग्स जो है उसको आइडेंटिकली हमने कंप्रेस किए हैं। ठीक है,
ब्लॉक्स जो है अब उन दोनों को मैंने उस पोजीशन से रिलीज कर दिया। दोनों आपस में अप्रोच करेगा, दोनों के बीच में हेड ऑन कोलिजन होगा और दोनों स्टिक कर जा रहा है, यानी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो सवाल यह है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक इन द सब्सिक्वेंट ऑसिलेशंस। तो ये चीज जो है वहां पर हमें समझना पड़ेगा। अच्छा ध्यान दो एक चीज, यहां पर मैं जैसे ही इसको रिलीज करूंगा देन व्हाट विल हैपन, अगर मैं एक चीज देखूं ये वाले का जो इनिशियल, मैं पहले लेफ्ट वाले को एनालाइज कर रहा हूं, जो हमारा इनिशियल स्प्रिंग फोर्स होगा दैट विल बी KL/2। ये ऑब्वियसली टोटल कंप्रेशन जो हुआ है वो L हुआ है, यानी दोनों तरफ L/2 का हुआ है। सो जो हमारा इसका इनिशियल एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी KL/4m। ये इसका इनिशियल एक्सीलरेशन है। और दूसरा, जो अगर मैं राइट वाले को देखूं तो इनिशियल स्प्रिंग फोर्स 2KL/2 यानी इनिशियल एक्सीलरेशन जो होगा दैट विल बी सिंपली KL/m। ये है इन दोनों का इनिशियल एक्सीलरेशंस, ठीक है, राइट। अब इसके बाद क्या होगा? अच्छा ये अगले इंस्टेंट पे अगर हम ध्यान दें, यहां पर अगर हम ध्यान दें तो ये वाला ब्लॉक हमारा SHM करेगा, ये वाला ब्लॉक भी हमारा SHM करेगा, क्योंकि राइट नाउ तो इसको नहीं मालूम है ना जो क्या होने वाला है। राइट नाउ तो नहीं मालूम है इसका क्या होने वाला है, ठीक है। और ये जो है ये L/2 का कंप्रेशन है, तो L/2 का कंप्रेशन होने के कारण ये L/2 तक जाना चाहेगा, और ये भी जो है वो हमारा मतलब यहां पे नेचुरल लिंक पे L/2 का कंप्रेशन है, ये फर्दर L/2 हमारा जाना चाहेगा, ये भी हमारा फर्दर L/2 जो है वो हमारा जाना चाहेगा। सो दोनों का फेजर के बारे में अगर मैं देखूं, दोनों का फेजर के बारे में अगर मैं देखूं, अच्छा मीन पोजीशन दोनों का कहां पर है? ध्यान देना, मीन पोजीशन तो दोनों का ही यहां पर है, ठीक है। मीन पोजीशन तो दोनों का ही यहां पर है, राइट। सो अगर मैं यहां पर देखा जाए, मैं फेजर बनाता हूं, तो बेसिकली मेरा जो फेजर बनेगा वो L/2 का बनेगा। बेसिकली जो मेरा फेजर बनेगा वो तो मेरा L/2 एम्पलीट्यूड का बनने वाला है, राइट। ओके, अच्छा लेफ्ट वाले का ω1 कितना होगा? लेफ्ट वाले का ω1 कितना होगा? √K/2m। और राइट वाले का ω2 जो होगा √2K/m। तो ω2 हम साफ साफ देख सकते हैं वो मेरा 2ω1 है। सो ये वाला यहां से अपना जर्नी चालू कर रहा है ω1 से, और ये वाला यहां से जर्नी चालू कर रहा है ω2 से, जो कि मेरा 2ω1 है। तो मेरा मीट जो करेगा, ध्यान दो, वो ऑब्वियस सी बात है कहीं यहां पर करने वाला है, ऑब्वियस सी बात है कहीं यहां पर करने वाला है, ठीक है। एंड यहां पर अगर मैं एंगल को थीटा बोलता हूं
ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो एंगल कवर किया है वो है मेरा 90 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस थीटा बाई ω1 इज द टाइम, दैट इज π/2 प्लस थीटा बाई ω2। तो मेरे पास जो आ जाएगा दिस इज 2, सो पाई माइनस 2 थीटा π/2 प्लस थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू π/6 यानी 30 डिग्री होना भी चाहिए था। टोटल ये 120 कवर करना चाहिए था, ये जो हमारा टोटल कवर करना चाहिए था वो हमारा डेफिनेटली 120 कवर करना चाहिए था। ठीक है, तो कलीशन हो कहां पे रहा है, जो हमारा मीन पोजीशन है इस पर अगर मैं देखूं ये 30 है, ये तो मेरा L/2 है, तो मेरा ये L/4 है, यानी यहां से L/4 लेफ्ट पे हमारा कलीशन जो है वो हमारा हो रहा है। यानी अगर हम ध्यान दें, जो हमारा कलीशन हो रहा है, वेलोसिटीज में बाद में लिखता हूं थोड़ी देर में, एक सेकंड रुक जाओ। तो यहां पर हमारा दोनों ब्लॉक जहां पर चिपक रहा है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, थोड़ा सा रैंडम फिगर बन गया है, रुक जाओ, थोड़ा सा लेफ्ट टिल्टेड बनेगा। तो जो मेरा मीन पोजीशन है, यानी जहां पर ये कंप्लीटली दोनों अपना रिलैक्स लेंथ पर आएगा, यहां से L/4 लेफ्ट पे हमारा ये कलीशन हो रहा है। ठीक है, सो इस टाइम पे इसका स्पीड जो है वो है v1 और इस टाइम पे इसका स्पीड जो है वो मान लो है हमारा v2। ठीक है, अच्छा क्या है, ये वाले स्प्रिंग पे जो हमारा कंप्रेशन है वो है मेरा L/4 और ये वाला स्प्रिंग पे जो हमारा इलोंगेशन है वो है मेरा L/4। अच्छा, तो v1 और v2 हवा में निकालने की देर है। अच्छा, ये जो मेरा SHM होगा वो वाले SHM का व्हाट इज गोइंग टू बी द फेस। अगर हम फेस के बारे में ध्यान दें तो इसका फेस तो हमारा थीटा आने वाला है, यानी बेसिकली हमारा फेस जो है वो तो हमारा 30 डिग्री है। बेसिकली जो हमारा फेस है वो तो हमारा 30 डिग्री है। तो v1 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी a ω1 cos ऑफ 30 डिग्री। ये हमारा जो फेज होगा दैट विल बी इक्वल्स टू cos ऑफ 30 डिग्री, और मतलब ये हो जाएगा टुवर्ड्स राइट, और v2 जो हो जाएगा a ω2 cos 30 टुवर्ड्स लेफ्ट। और ये दोनों हमारा स्टिक कर जा रहा है। स्प्रिंग हमारा इंपल्सिव फोर्स नहीं लगा सकता है, मोमेंटम जो है वो हमारा कंजर्व होगा। तो 3m इंटू v दैट विल बी इक्वल्स टू, v को मैं टुवर्ड्स लेफ्ट मान ले रहा हूं, इसका मास कितना है m, L/2 ω2 cos 30 माइनस 2m इंटू L/2 ω1 cos 30। बट ω2 जो है वो मेरा 2ω1 है, तो ये वाला क्वांटिटी तो मेरा 0 है।
blocks come to rest, उस इंस्टेंट की बात हो रही है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, ब्लॉक हमारा रेस्ट पर हो जाएगा। ये कंप्रेशन है, ये इलोंगेशन है। अब ये ब्लॉक को खींचेगा। ब्लॉक को खींच के जब ये मीन पोजीशन पर आ जाएगा तो सिंपल सी बात है, V is maximum when 3m is at मीन पोजीशन, यानी ना वहां पर इलोंगेशन होगा ना वहां पर कंप्रेशन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हाफ के L/4 का स्क्वायर प्लस हाफ 2k L/4 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ 3m इंटू वी मैक्स स्क्वायर, जहां पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरीके से हमारा काइनेटिक एनर्जी पर कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं पे तो हमारा गेम होने वाला है। तो मेरे पास आ जाएगा, दिस विल बी 3k/2 L²/16 3m/2 V मैक्स स्क्वायर। ये हमारा खत्म हो गया है। 3 भी तो हमारा खत्म हो रहा है। तो V मैक्स हमारे पास आ जाएगा L/4 इंटू √k/m। So that is going to be the maximum velocity of the particle.